हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर मुद्रा और साख। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मुद्रा और साख। मुद्रा से पहले क्या होता था? जब मुद्रा थी नहीं, एंशियंट टाइम में जब हुआ ही नहीं करती थी, तो उससे पहले क्या होता था? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है बिना किसी विनिमय के माध्यम से, तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। इस पद्धति में विभिन्न विनिमय की सार्वजनिक सर्वमान्य इकाई आधारित मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि वस्तु विनिमय मुद्रा जब हमारे पास सिक्के नहीं हुआ करते थे, नोट नहीं हुआ करते थे, तो उससे पहले लोग कैसे चीज़ें खरीदते थे? उससे पहले लोग किसी भी एक वस्तु के बदले जैसे कि इसमें आपको वो दिया, मैंने एग्जांपल दिया कि एक आदमी ने एक गाय खरीदी और उसके बदले उसने 10 बकरियां दे दी। तो उसने 10 बकरियां जो दी हैं उसके बदले उसने एक गाय ली। तो इसमें उसने किसी भी पैसे का, तो किसी सिक्के का, नोट का तो उसने लेन देन किया ही नहीं है। इसमें उन्होंने चीज़ों का लेन देन किया। इसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जरा मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस औरत को और इसको, ये इसको संतरा दे रही है और ये इसको केला दे रही है इसके बदले। ठीक है, और आप इसको देख रहे हैं, ये केला ले रहा है और इसके बदले इसको भैंस दे रहा है। लेकिन पहले चलिए मैं आपको आगे टॉपिक आएगा उसको मैं कंफर्म करता हूँ। मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मौजूद समस्या का समाधान कैसे करती है? मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मौजूद समस्या का समाधान कैसे करती है? धन का प्रयोग न चाहतों के दोहरे संयोग की समस्या को खत्म कर दिया। विनिमय सब अब सुविधाजनक और सरल हो गया। मुद्रा मौद्रिक इकाई के संदर्भ में मूल्यों के माप के रूप में कार्य करती है। ठीक है, पैसे के आधुनिक रूप, जो आजकल पैसे चल रहे हैं उनके आधुनिक रूप। पैसा एक ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप से कार्य कर सकती है। सिक्कों के लिए की गई साल पहले भारतीयों ने अनाज और मवेशियों के पैसे के रूप में इस्तेमाल करता था। इसके बाद धातु के सोने चांदी तांबे के यूज़ करने लगा। ठीक है, और अब तो एकदम वैसे ही आने लग गया, पीतल का वैसा आने लग गया। करेंसी क्या होती है? मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल है। मुद्रा के आधुनिक जो रूप है उसके अंदर करेंसी में कागज और सिक्के शामिल है। ठीक है, आधुनिक मुद्रा अपने किसी भी उपयोग के बिना है। ठीक है, हम मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप से क्यों करते हैं? मुद्रा का उपयोग हम विनिमय के माध्यम के रूप से क्यों करते हैं? ठीक है, भारत सरकार द्वारा अधिकृत है इसलिए करते हैं। फिर भारत में पैसे की आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होती है। भारत सरकार की ओर से आरबीआई मुद्रा की छापता है। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति रिजर्व बैंक इन नोटों को छापती है। ठीक है, फिर भारत में कोई भी भारतीय मुद्रा स्वीकार करना से मना नहीं कर सकता। भारत में कोई भी इंसान भारतीय मुद्रा को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, मूल्यों के माप के लिए उपयोग होती थी। फिर उसके बाद आते हम मांग जमा। मांग जमा क्या होता है? मांग जमा होता है लोग अपनी अतिरिक्त आय और बचत बैंक में जमा करते हैं। लोग जो उनकी आय बचती है उनके खर्च करने के बाद, या उनकी जो बचत बचती है उसको वो बैंक में जमा करते हैं।
इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है। इस तरह लोगों का जो धन होता है वो बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। इसके ऊपर आपको सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, सुविधा भी उपलब्ध होती है। ठीक है, क्योंकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। बैंक के द्वारा हम इसको मांग के इस पैसे को निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक और दिलचस्प सुविधा प्रदान करती है। एक चेक एक कागज़ है। एक चेक होता है, वो एक कागज़ है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर चेक जारी हुआ हो। इससे क्या होता है, आपको जो चेक होता है ना, आपका चेक, इधर मैंने पहले तो आप देख सकते हैं, इधर मैंने चेक की वो बना रखी है, देख सकते हैं आप। ये दिख रही है आपको, ये चेक की फ़ोटो इधर मैंने पहले से अपलोड पेस्ट कर रखी है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। वैसे तो आपने देखा ही होगा, चेक सबने देखा होता है ज़्यादातर। उसके बाद मांग जमा नहीं, यहाँ कहाँ पर था मैं, ये पढ़ा दे रहा हूँ आपको। चेक में होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास चेक है, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे पास उसकी चेक बुक है। मैंने उसमें से एक चेक फाड़ा, उस पर जितने पैसे मेरे को देने किसी को वो लिखे, डेट लिखी, जिस आदमी को देने उसको लिखे, अपने साइन किए। तो फिर मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस आदमी को चेक दे दूँगा। वो आदमी उस चेक को बैंक में लेके जाएगा, बैंक में जमा करेगा। बैंक वाले एक कॉल कर देंगे मेरे को कंफर्म करने के लिए, और फिर उस आदमी को जितने पैसे मैंने उसमें लिखे होंगे वो दे देंगे। जैसे इसमें लिखे हुए हैं 57,000 लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो ये इस आदमी को 57,000 मिल जाएगी। चिंता मत करिए, आपको नहीं मिलने हैं, इस आदमी को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे मांग जमा को मुद्रा क्यों माना जाता है? मांग जमा को मुद्रा क्यों मानते हैं? मांग जमा को पैसा माना जाता है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें निकाला जा सकता है। जब ज़रूरत पड़ती है हमें तो हम इन पैसों को निकाल सकते हैं, और निकाले गए पैसे को इस्तेमाल भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। जो हम पैसा निकालते हैं उससे हम भुगतान कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा भी माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की क्या क्या भूमिकाएं हैं वो बताते हैं हम आपको। ठीक है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है वो केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट को जारी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करती है, आरबीआई होती है वो ऋण के औपचारिक स्रोत के कामकाज की निगरानी करता है। आरबीआई वास्तव में नकदी संतुलन बनाए रखने में बैंक की निगरानी करता है। आरबीआई सच में बैंक की निगरानी करता है नकदी संतुलन बनाए रखने में, पैसों का बराबरी हिस्सा रखने में। आरबीआई देखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों को बल्कि छोटे काश्तकारों और मजदूरों को भी ऋण दे। आरबीआई ये देखता है कि जैसे बैंक, कोई भी बैंक है, एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, मैं किसी स्पेशल बैंक का नाम नहीं लूँगा, कोई भी बैंक है, वो सिर्फ किसी अमीर आदमी को लोन दे क्योंकि उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और वो किसी गरीब आदमी को लोन ना दे क्योंकि उससे कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो तो अपनी इनकम देखेगा ना। तो इसीलिए आरबीआई ये देखता है कि वो दोनों लोगों को बराबर का ऋण दे। ठीक है, फिर बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। अब आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जमा करता है, जो पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं, लोन जमा करते हैं, लोग जमा करते हैं। ठीक है, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। लोग जो पैसे जमा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पैसे जमा किए तो मेरे को उस 1 साल बाद उसका 1% 2% जो भी ब्याज होगा हर बैंक का वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, लोन ऋण लेते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। जो लोग बैंक से लोन लेते हैं
वो लोन को लौटाते हैं और उसके बदले ब्याज भी देते हैं। ठीक है, अब इसमें बैंक का क्या फ़ायदा होता है? आप लोग बोलेंगे बैंक हमें पैसा देती कहाँ से है, बैंक को इतना फ़ायदा आता कहाँ से, बैंक चलती क्यों है? ठीक है, तो जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि ये लोग हैं, इन्होंने बैंक को 5,000 रुपये दिए। ठीक है, 5,000 रुपये दिए, फिर उसके बाद बैंक ने इस आदमी को 4,000 रुपये दे दिए, क्योंकि बैंक को भी तो कुछ रखना पड़ेगा अपने पास। तो इस आदमी बैंक ने इसको 4,000 रुपये दे दिए, क्योंकि अगर बैंक अपने पास नहीं रखेगी तो जैसे कि इनमें से कोई मांगने आ गया पैसों को कि भाई मुझे पैसे चाहिए, ज़रूरत है मुझे, तो वो कहाँ से देगी, इसलिए पैसे बचा के रखे। उसने 1,000 रुपये बचा के रखे, अब उसने 4,000 रुपये से दे दिया। अब ये आदमी 1 महीने बाद बैंक को 4,000 के बदले 4,500 रुपये देगा। ठीक है, तो बैंक उस 4,500 में से 4,300 नहीं, 1,000 और भी लगे थे इनके, तो अगली साल या जिस भी हिसाब से इंटरेस्ट देती होगी बैंक इनको देगी 5,300 रुपये। ठीक है, इन्होंने जमा कितने किए? तो 5,000, और बचे कितने फिर बैंक के पास? 200 रुपये। तो ये हो गई बैंक की आय, इनकम। ठीक है, इस तरह बैंक अपनी इनकम लेती है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, समझ गया आप? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साख क्या होता है? साख एक दस्तावेज जिसमें ऋणदाता कमजोर कर्जदार को पैसे भविष्य में वादे के अनुसार ब्याज के साथ वापस लौटाने के लिए देता है। ठीक है, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। अब आगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक अपनी जमा राशि का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखता है और इसे जमाकर्ता को भुगतान करने के प्रावधान के रूप में रखा जाता है, जो किसी भी दिन बैंक के पास निकालने के लिए आ सकता है। जैसे कि मैंने बैंक को अभी आपको ऊपर बताया था, मैंने बैंक को 5,000 रुपये दिए, तो वो पैसे बचा के रखता है अपनी बैंक के पास और सारे लोन में देता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आया और जैसे कि मैंने 5,000 रुपये दिए, अब मेरे को आया भाई मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, मेरे को अपने 2,000 रुपये निकालने हैं, तो बैंक सबके में से थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखता है। तो इससे बैंक उस आदमी को उस वक्त पैसे दे सकता है। ये थोड़ा कहेगा बैंक की अभी नहीं है भाई, हमारे पास कल आना, भाई पैसे जमा किए तो बैंक पैसे तो देगा, इसलिए वो थोड़ा सा हिस्सा अपने पास बचा के रखता है। फिर जमा का बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए उपयोग किया जाता है। जो हम पैसे जमा करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा 60-70% हिस्सा ऋण देने में उपयोग किया जाता है। बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थ करता है जिनके पास अधिशेष निधि है और जिन्हें इन निधियों की आवश्यकता है। बैंक ऋण पर उच्च ब्याज दर वसूलता है। बैंक है जो लोन पर उच्च ब्याज दर वसूलता है, जो वे जमा पर देते हैं, और बैंक के लिए ये आय का मुख्य स्रोत है। बैंक के लिए ये इनकम का मुख्य स्रोत है। ठीक है, फिर बैंक की शर्तें। अब बैंक क्या क्या शर्तें रखता है? वो लोन देगा तो कुछ शर्तें भी रखता है। समर्थन ऋणदार ऐसी संपत्ति हो, कुछ संपत्ति होनी चाहिए जिसका मालिक कर्जदार क्या जैसी भूमि होनी चाहिए, इमारत कोई हो, गाड़ी, पैसा, पशु, बैंक में पूंजी हो, और इसका इस्तेमाल वह उधारकर्ता को गारंटी देने के रूप में करता है। इसका जो इस्तेमाल है वो उधारकर्ता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसके आगे क्या है? उसके आगे हम पढ़ेंगे ब्याज दर, समर्थन, ऋणदार आवश्यक कागजात और भुगतान की तारीखों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ब्याज दर और समर्थन ऋणदार जो भी होता है, और आवश्यक कागजात जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और भुगतान की तारीख को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण जाल क्या होता है?
ऐसी स्थिति जिसमें कर्ज चुकाना मुश्किल या असंभव हो। जैसे कि मैंने किसी ज़मींदार से, अपने गांव के किसी बैंक है नहीं, जैसे कि मेरे गांव में बैंक नहीं है, मैंने मान लिया, वैसे तो मैं आगरा में रहता हूँ, और जैसे कि मैंने मान लिया कि मैं किसी गांव में रहता हूँ, मेरे पास मेरे गांव में बैंक नहीं है, तो मैंने किसी ज़मींदार से या अपने किसी दोस्त से, किसी भी रिश्तेदार से पैसे लिए, ज़मींदार से लिए, चलो मान लिया। अब मैंने उससे 10,000 रुपये लिए, और उसने बोला मुझे इसके बदले 20,000 रुपये चाहिए अगले महीने। अब वो ब्याज तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, पर मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि बैंक है नहीं। तो मैंने उसको बोल दिया हाँ ठीक है मैं दे दूँगा। अब मैंने उन 10,000 रुपये से फसल उगाई, लेकिन वो फसल किसी वजह से ख़राब हो गई, जल गई, या बारिश की वजह से, ओलों की वजह से, किसी वजह से ख़राब हो गई। तो अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसे है ही नहीं। जो पैसे मैंने उससे लिए थे वो तो मैंने फसल उगाने में यूज़ कर लिए। तो मैं उस आदमी के पास फिर से गया, मैंने बोला 10,000 रुपये आप मेरे को फिर से दे दो। अब 10,000 रुपये मैंने उससे फिर ले लिए। तो उससे क्या हुआ, उसने कहा ठीक है तो भाई ले लो तुम, फिर उसके बाद भी तुम्हें 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब उसमें कितना लोन हो गया, 40,000 का लोन हो गया। तो इसी में होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें कर्ज चुकाना मुश्किल या असंभव हो, फिर ऐसे मेरा लोन तो बढ़ता जाएगा ना, तो इसमें कर्ज मेरे को चुकाना असंभव और मुश्किल ही तो हो जाएगा। और जैसे कि आप पाकिस्तान को देख लीजिए, एक एग्जांपल पाकिस्तान का लेते हैं। पाकिस्तान ने चाइना से मिसाइलें ली थी, उसने वो मिसाइलें ली, उसने उधार ली, मतलब उसने उसके पैसे नहीं दिए। बाद में चाइना ने बोला भाई हमें उसके पैसे चाहिए, हमें ज़रूरत है अभी। तो उसने बोला, पाकिस्तान ने ठीक है हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो वो अब पैसे कहाँ से लाएगा, तो उसने अपने किसी पड़ोसी देश से, जैसे अफगानिस्तान वगैरह किसी से पैसे मांगे। अब उसने जो उससे पैसे मांगे वो पैसे लेके उसने चाइना को दे दिए। अब उसने जो अफगानिस्तान से जो पैसे लिए थे उस पर अफगानिस्तान ने और भी ज़्यादा कर लगा दिया, और भी ज़्यादा ब्याज लगा दिया, सॉरी। तो इससे क्या हुआ, अब और भी वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि कर्ज तो बढ़ता ही है ना। इसलिए इसी को कहते हैं ऋण जाल, लोन में फंसते जाना, लोन चुका ना पाना। ठीक है, अब सेकंड लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय। रुकिए ज़रा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।